द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे दौर की गहराई में उतर रहे हैं जो सल्तनतों और साम्राज्यों के बनने बिगड़ने की कहानी है। हम बात करेंगे मुगल साम्राज्य की, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। बिल्कुल। ये कहानी सिर्फ बाबर, अकबर या शाहजहां की नहीं है। ये कहानी उस शख्स की भी है जो बीच में एक तूफान की तरह आया, सब कुछ बदल दिया और चला गया। शेर शाह सूरी। और यही बात इस दौर को इतना दिलचस्प बनाती है। ये एक सीधी लाइन में चलने वाला इतिहास नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें एक रुकावट है, एक इंटरप्शन है, जिसने असल में मुगल साम्राज्य को कह सकते हैं और भी मजबूत बना दिया। हाँ। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक दुश्मन की बनाई नींव पर एक शानदार साम्राज्य की इमारत खड़ी हुई। क्या बात है। तो चलिए शुरू करते हैं मुगल साम्राज्य के एक बड़े नजरिए से। इसका दौर 1526 से 1857 तक चला। काफी लंबा दौर था। हाँ, और इस दौरान भारत की राजनीति, प्रशासन और कला संस्कृति मतलब पूरी तरह बदल गई। कुछ बड़ी तारीखें अगर हम याद करें तो 1526 में बाबर का आना, 1556 में अकबर का राजतिलक, 1632 के आसपास ताजमहल का बनना, 1707 में औरंगजेब की मौत और फिर 1857 में इस लंबे सफर का अंत। हाँ, तो कहानी शुरू होती है संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर से। 1526 से 1530 तक सिर्फ 4 साल। हाँ, सिर्फ 4 साल का शासन। उन्होंने दिल्ली सल्तनत के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोधी को पानीपत की पहली लड़ाई में हराकर भारत में मुगल वंश की नींव रखी। लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि बाबर की जीत सिर्फ एक लड़ाई की जीत नहीं थी। मतलब ये उस समय की सैन्य रणनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव था। बाबर अपने साथ तोपें और एक बहुत ही कुशल घुड़सवार सेना लेकर आए थे। अच्छा। जो उस समय भारतीय सेनाओं के लिए बिल्कुल नई बात थी। और भारत आते ही उन्हें एक के बाद एक कई लड़ाइयां लड़नी पड़ी। ऐसा लगता है कि उन्होंने सांस लेने की भी फुर्सत नहीं ली। बिल्कुल। 1526 में पानीपत की लड़ाई, 1527 में मेवाड़ के राणा सांगा के साथ खानवा का युद्ध, एक और बड़ा युद्ध। हाँ, 1528 में मेदिनी राय के खिलाफ चंदेरी का युद्ध और 1529 में अफगानों के खिलाफ घाघरा का युद्ध। मतलब 4 साल में 4 बड़े और निर्णायक युद्ध। सही कहा। उन्होंने अपनी सत्ता को लगातार चुनौती देने वाली हर बड़ी ताकत को एक एक करके हराया। ये दिखाता है कि वो सिर्फ एक हमलावर नहीं थे, बल्कि एक साम्राज्य बनाने के इरादे से आए थे। और लड़ाई के मैदान से बाहर वो एक कमाल के लेखक भी थे। हाँ, उनकी आत्मकथा तुजुक बाबरी या बाबरनामा, जो उन्होंने तुर्की भाषा में लिखी, उस दौर को समझने के लिए एक बेहतरीन किताब है। बाबर के बाद उनके बेटे हुमायूं गद्दी पर बैठे, लेकिन उनकी कहानी बड़ी उतार चढ़ाव वाली है। बहुत ज्यादा। उनका शासन 2 हिस्सों में बटा है, 1530 से 1540 और फिर एक लंबे गैप के बाद 1555 से 1556 तक। उनका पूरा जीवन संघर्ष में ही बीता। बिल्कुल। बाबर ने एक साम्राज्य बनाया और हुमायूं ने उसे लगभग गंवा ही दिया था, छोड़ने पर मजबूर कर दिया। शेर शाह सूरी। चौसा और कन्नौज की लड़ाइयों में हारने के बाद हुमायूं को 15 साल के लिए देश से बाहर रहना पड़ा। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 1555 में सरहिंद की लड़ाई जीतकर उन्होंने दिल्ली की गद्दी वापस हासिल कर ली। उन्होंने दिल्ली में दीन पनाह नाम का एक शहर भी बसाया था। हाँ, और हुमायूं की कहानी को समझने के लिए सबसे अच्छी किताब उनकी बहन गुलबदन बेगम की लिखी हुई हुमायूं नामा है। तो अब आते हैं उस शख्स पर जिसने मुगलों को 15 साल तक भारत से बाहर रखा, शेर शाह सूरी। उनका शासन सिर्फ 5 साल का था, 1540 से 1545 तक। हाँ, लेकिन इन 5 सालों में उन्होंने जो काम किया उसकी वजह से उन्हें मध्यकालीन भारत का सबसे बेहतरीन प्रशासक या एडमिनिस्ट्रेटर माना जाता है। और ये बात मुझे सबसे दिलचस्प लगती है। एक अफगान शासक जिसका असली नाम फरीद खान था। अच्छा, फरीद खान। हाँ, बिहार के एक शासक के यहाँ काम करते हुए उन्होंने एक शेर को मार दिया था। तब उन्हें शेर खां की उपाधि मिली थी। वाह। वो एक मामूली जागीरदार के बेटे से हिंदुस्तान के शहंशाह बने। उनकी कहानी एक असली अंडरडॉग की कहानी है। तो सवाल यह है कि उन्होंने सिर्फ 5 साल में ऐसा क्या कर दिया जिसे आज भी याद किया जाता है। शुरुआत करते हैं उनके केंद्रीय प्रशासन से। ठीक है। उन्होंने शासन को अलग अलग विभागों में बांट दिया था, जैसे दीवाने वजारत, जो राजस्व या फाइनेंस देखता था, दीवाने आरिज यानी सेना, दीवाने रसालत विदेश मामले, और दीवाने इंशा शाही खत किताबत, और दीवाने कज़ा न्याय विभाग। ये सुनने में शायद आज आम लगे, लेकिन उस जमाने के हिसाब से ये एक क्रांतिकारी कदम था। बिल्कुल, ये आज के कैबिनेट सिस्टम जैसा ही है, जहां हर मंत्रालय का एक खास काम होता है। 500 साल पहले इस तरह की संगठित व्यवस्था बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। इसने शासन को व्यक्ति आधारित से व्यवस्था आधारित बना दिया। सही कहा, मतलब राजा कोई भी हो, सिस्टम चलता रहे। और उनके 3 बड़े सीधे साधे नियम थे। सारी ताकत सुल्तान के हाथ में, भ्रष्टाचार के लिए 0 टॉलरेंस, जो बहुत जरूरी था, और सिस्टम को चलाने के लिए कड़ा अनुशासन। अब बात करते हैं उनके सबसे बड़े सुधार की, राजस्व और कृषि। उन्होंने गले शेरशाही नाम से जमीन मापने का एक स्टैंडर्ड पैमाना बनाया। और यहीं पर उन्होंने किसानों के लिए एक बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था शुरू की। ये क्या था, इसे थोड़ा समझाइए। इसे आज के प्रॉपर्टी अग्रीमेंट की तरह समझिए। पट्टा सरकार की तरफ से दिया गया एक टाइटल डीड था, जिसमें लिखा होता था कि ये जमीन आपकी है और आपको इस पर कितना टैक्स देना है। अच्छा। और कबूलियत किसान का साइन किया हुआ अग्रीमेंट था कि हाँ, मैं ये टैक्स चुकाऊंगा। वाह, मतलब इसने पहली बार किसानों को अपनी जमीन पर कानूनी हक दिया और सरकार और किसान के बीच के रिश्ते को पारदर्शी बनाया। बिल्कुल, इससे बिचौलिए खत्म हो गए और किसानों को ये भरोसा मिला कि उनसे तय से ज्यादा टैक्स नहीं वसूला जाएगा। इसी ने आगे चलकर रैयतवाड़ी सिस्टम की नींव रखी। उनके आर्थिक सुधारों की एक और मिसाल है मुद्रा यानी करेंसी। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। शेरशाह को आधुनिक रुपए का जनक कहा जाता है। उन्होंने 178 ग्रेन का चांदी का सिक्का चलाया, जिसे रुपया नाम दिया। और वो इतना स्टैंडर्ड और शुद्ध था कि यही आगे चलकर ब्रिटिश और आज के भारतीय रुपए का आधार बना। ये तो कमाल की बात है। और ये बात मुझे हैरान करती है, शेरशाह ने जो रुपया चलाया वो किसी ना किसी रूप में आज तक हमारे सिस्टम का हिस्सा है। सही बात है। 500 साल बाद भी हम उसी विरासत को अपनी जेब में लेकर घूम रहे हैं। ये उनके सुधारों के टिकाऊपन का सबसे बड़ा सबूत है। अब आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पर। उनका सबसे बड़ा काम था सड़क-ए-आजम, जिसे आज हम ग्रैंड ट्रंक रोड या जीटी रोड के नाम से जानते हैं। हाँ, ये बंगाल के सोनारगांव से लेकर काबुल तक जाती थी। ये सिर्फ एक सड़क नहीं थी, नहीं, ये साम्राज्य की धमनियों की तरह थी, जिसे व्यापार, सेना और डाक
सब कुछ तेजी से चल सके। और इस सड़क को कामयाब बनाया एक और शानदार आइडिया ने, सराय। हाँ, सराय। हर कुछ किलोमीटर पर उन्होंने यात्रियों और व्यापारियों के लिए सराय या मोटेल बनवाए। लेकिन ये सराय सिर्फ रुकने की जगह नहीं थे। तो फिर क्या थे? ये अपने आप में एक पूरा इकोसिस्टम थे। मतलब ये कि हर सराय एक डाक चौकी भी थी, जहां से घुड़सवार डाकिया तेजी से खबरें पहुंचाते थे। अच्छा। यहीं से उनका खुफिया तंत्र भी काम करता था। और इन सरायों की वजह से सड़क पर हमेशा चहल पहल रहती थी, जिससे अपराध कम हो गए। तो एक ही चीज से उन्होंने ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी चारों समस्याओं को हल कर दिया। बिल्कुल, कमाल है। और सेना में भी उन्होंने बड़े सुधार किए। हाँ। सैनिकों को जागीर की जगह नकद वेतन देना शुरू किया। सेना सीधे सुल्तान के कंट्रोल में होती थी। और भ्रष्टाचार रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी की दाग और चेहरा प्रथा को दोबारा सख्ती से लागू किया। दाग यानी घोड़ों पर निशान लगाना, और चेहरा मतलब सैनिकों का पूरा रिकॉर्ड रखना। उनकी न्याय व्यवस्था के बारे में तो कहानियां मशहूर हैं। हाँ, कहा जाता है कि न्याय के लिए शेरशाह अपने बेटे को भी सजा दे सकता था। और सुरक्षा का आलम यह था कि कोई बूढ़ी औरत भी सोने से भरी टोकरी सिर पर रखकर रात में सफर कर सकती थी। उसे किसी चोर डाकू का डर नहीं था। ये दिखाता है कि उन्होंने कानून का राज स्थापित कर दिया था। उनकी कला और धार्मिक नीति के बारे में क्या कहेंगे? स्थापत्य कला का सबसे बेहतरीन नमूना बिहार के सासाराम में उनका अपना मकबरा है। हाँ, मैंने तस्वीरें देखी हैं, बहुत खूबसूरत है। एक झील के बीच बना ये अष्टकोणीय मकबरा भारतीय और इस्लामी वास्तुकला का शानदार मेल है। और जहां तक धर्म की बात है, वो खुद एक पक्के सुन्नी मुसलमान थे, लेकिन उनका प्रशासन काफी हद तक धर्मनिरपेक्ष था। अच्छा। उन्होंने ब्रह्मजीत कौर जैसे कई हिंदुओं को ऊंचे पदों पर रखा और मंदिरों को भी दान दिया। तो फिर इतने काबिल शासक का अंत कैसे हुआ? 1545 में कालिंजर किले की घेराबंदी के दौरान उक्का नाम का एक रॉकेट जैसा हथियार चलाते हुए पास रखे बारूद में धमाका हो गया। ओहो। और उसी में उनकी मौत हो गई। एक शानदार सफर का अचानक अंत। तो अगर शेरशाह इतने काबिल थे, तो उनका सूर साम्राज्य ज्यादा क्यों नहीं चला? क्योंकि उनका पूरा सिस्टम एक मजबूत केंद्रीय शासक पर टिका था। उनके उत्तराधिकारी कह सकते हैं कि कमजोर निकले और साम्राज्य बिखर गया। शेरशाह की मौत के बाद जो राजनीतिक खालीपन पैदा हुआ, उसी का फायदा उठाकर हुमायूं ने 1555 में दिल्ली पर फिर से कब्जा कर लिया। और यहीं से असली कहानी शुरू होती है हुमायूं के बेटे अकबर की। बिल्कुल, जिसने न सिर्फ मुगल साम्राज्य को दोबारा स्थापित किया, बल्कि शेरशाह की ही प्रशासनिक विरासत पर एक शानदार इमारत खड़ी की। और इसीलिए शेरशाह को अकबर का अग्रदूत या फोररनर ऑफ अकबर कहा जाता है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है ना? हाँ, सोचिए, एक दुश्मन की बनाई व्यवस्था को अपना लेना। अकबर ने ये नहीं देखा कि इस सिस्टम किसने बनाया, बल्कि ये देखा कि कितना कारगर है। ये दिखाता है कि एक अच्छा आइडिया किसी भी दुश्मनी या विचारधारा से बड़ा होता है। शेरशाह की असली जीत यही की कि उनकी नीतियां उनके साम्राज्य के खत्म होने के बाद भी जिंदा रहीं। तो अब आते हैं अकबर पर, जिनका दौर 1556 से 1605 तक रहा। इसे मुगल साम्राज्य के सुनहरे दौर की शुरुआत माना जाता है। हाँ, स्वर्ण युग का आरंभ। उन्होंने मनसबदारी प्रथा शुरू की। ये क्या थी? ये सेना और प्रशासन को एक साथ कंट्रोल करने का एक बहुत ही चालाक तरीका था। हर बड़े अधिकारी को एक मनसब यानी रैंक दी जाती थी। अच्छा। इसमें 2 हिस्से होते थे, जात और सवार। जात से अधिकारी का पद और उसकी सैलरी तय होती थी। और सवार से? और सवार से ये तय होता था कि उसे कितने घुड़सवार सैनिक अपनी कमान में रखने होंगे। तो एक ही रैंक से आपकी हैसियत और आपकी सैन्य जिम्मेदारी दोनों तय हो जाती थी। और उनके राजस्व मंत्री राजा टोडरमल ने दहसाला प्रणाली लागू की, जो शेरशाह के सिस्टम का ही एक सुधरावा रूप थी। हाँ, अकबर की धार्मिक नीति सुलह ए कुल यानी सबके साथ शांति पर आधारित थी। उनके दरबार में नवरत्न भी थे, जैसे बीरबल, तानसेन और टोडरमल। बिल्कुल, अकबर का दौर असल में एकीकरण का दौर था। उन्होंने अलग अलग व्यवस्थाओं और संस्कृतियों को जोड़कर एक मजबूत साम्राज्य बनाया। फतेहपुर सीकरी जैसा पूरा शहर बसाना या आगरा का किला बनवाना। हाँ, ये सब उनके विशाल दृष्टिकोण को दिखाता है। अकबर के बाद उनके बेटे जहांगीर का दौर आया, जिन्हें कला और न्याय के लिए याद किया जाता है। 1605 से 1627 तक। उनकी न्याय की जंजीर का किस्सा बहुत मशहूर है। हाँ, कहा जाता है कि उन्होंने अपने महल से एक सोने की जंजीर लटवाई थी, जिसे कोई भी आम आदमी खींचकर सीधे बादशाह से न्याय की गुहार लगा सकता था। दिलचस्प है। ये दिखाता है कि वो खुद को एक न्यायप्रिय राजा के रूप में पेश करना चाहते थे। उनके समय को चित्रकला का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। जहांगीर के बाद आए शाहजहां 1627 से 1658 तक, जिन्हें आर्किटेक्ट किंग कहा जाता है। और क्यों ना कहा जाए। ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, उनकी लिस्ट तो खत्म ही नहीं होती। शाहजहां का दौर मुगल वास्तुकला का शिखर था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इन शानदार इमारतों की एक बहुत बड़ी कीमत थी। शाहजहां के निर्माण कार्यों ने शाही खजाने पर भारी बोझ डाला। तो ये वास्तुकला का स्वर्ण युग था, लेकिन ये एक बहुत महंगा स्वर्ण युग था। इसी आर्थिक दबाव ने कहीं ना कहीं साम्राज्य की जड़ों को कमजोर करना शुरू कर दिया था। और इस कहानी के आखिरी बड़े बादशाह थे औरंगजेब, 1658 से 1707 तक। हाँ, उनका दौर विस्तार और संघर्षों से भरा था। उनके समय में मुगल साम्राज्य भौगोलिक रूप से सबसे बड़ा था, लेकिन यहीं से पतन की शुरुआत भी हुई। औरंगजेब एक बहुत ही जटिल शासक थे। एक तरफ वो बहुत सादा जीवन जीते थे, जिसकी वजह से उन्हें जिंदा पीर भी कहा गया। अच्छा। वो एक कुशल सेनापति और प्रशासक थे, लेकिन दूसरी तरफ उनकी कुछ नीतियां, जैसे जजिया कर को दोबारा लगाना और डेक्कन में मराठों के साथ सालों तक चलने वाली लड़ाइयां, वो साम्राज्य के लिए घातक साबित हुई। बिल्कुल, इन लड़ाइयों ने खजाना खाली कर दिया और साम्राज्य के खिलाफ कई विद्रोहों को जन्म दिया। यह एक दिलचस्प विरोधाभास है। संगीत पर पाबंदी लगाने वाले औरंगजेब के समय में ही शास्त्रीय संगीत पर सबसे ज्यादा किताबें फारसी में लिखी गईं। ये दिखाता है कि संस्कृति पर शाही फरमानों का असर एक हद तक ही होता है। बादशाह भले ही कुछ नापसंद करे, लेकिन कला और ज्ञान अपना रास्ता खोज ही लेते हैं। सही कहा। यह हमें बताता है कि साम्राज्य सिर्फ बादशाह की इच्छा से नहीं चलता, समाज की अपनी एक गति होती है। चलिए आखिर में मुगल प्रशासन के कुछ खास पदों को समझ लेते हैं। वजीर प्रधानमंत्री होता था। मीर बख्शी एक तरह से रक्षा मंत्री था, जो सेना का सारा हिसाब किताब रखता था। और मुहत्सिब लोगों के नैतिक आचरण पर नजर रखता था। ये पद दिखाते हैं कि प्रशासन कितना व्यवस्थित था। हर काम के लिए एक खास अधिकारी था। हाँ, और ये शेरशाह की शुरू की हुई व्यवस्था का ही विस्तार था, जिसे मुगलों ने और भी बड़ा और विस्तृत बना दिया था।
तो आज की इस चर्चा में हमने मुगल वंश की स्थापना से लेकर उसके चरम और फिर पतन की शुरुआत तक का सफर तय किया। हमने देखा कि कैसे बाबर ने इसकी नींव रखी, हुमायूं ने इसे लगभग खो दिया, और फिर कैसे एक बाहरी ताकत शेर शाह सूरी ने एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था बनाई जिसे अपनाकर अकबर ने मुगल साम्राज्य को उसकी बुलंदियों पर पहुंचाया। बिल्कुल। हमने जहांगीर की कला, शाहजहां की वास्तुकला और औरंगजेब के विस्तार और विरोधाभासों को भी समझा। ये कहानी सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की नहीं है, बल्कि विचारों, व्यवस्थाओं और विरासतों की भी है। हाँ। इस पूरी कहानी से एक सवाल मन में उठता है, एक साम्राज्य बनाने के लिए क्या ज्यादा जरूरी है, तलवार की ताकत या एक अच्छी व्यवस्था बनाने की सोच? शायद यही इस चर्चा का सबसे बड़ा सवाल है। शेरशाह ने दिखाया कि एक अच्छी व्यवस्था सिर्फ 5 साल में एक साम्राज्य की किस्मत बदल सकती है, और मुगलों ने दिखाया कि उस व्यवस्था को अपनाकर उसे सदियों तक चलाया जा सकता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इतिहास में असली जीत किसकी होती है, एक विजेता की या उसके विचारों की। इस सवाल के साथ हम आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी कोई भी दिलचस्प बातचीत मिस न करें। और अगर आपके मन में कोई सवाल या विचार है तो नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। इस जानकारी को अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो इतिहास में दिलचस्पी रखते हैं या परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं।